हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे 5 रहस्यमय किताबों के बारे में। दोस्तों, किताबें हमारा ज्ञान बढ़ाती है, रोज़ कुछ न कुछ नया सिखाती है। दुनिया भर का ज्ञान हमें किताबों से ही मिलता है। यह हमें प्रॉब्लम से दूर रखती है और यहाँ तक कि हमें कामयाब भी बना सकती है। लेकिन क्या यह हो सकता है कुछ किताबें ऐसी हो जिसे ज्ञान लेना तो दूर, उसे समझना भी बहुत मुश्किल हो? जी हाँ, कुछ किताबें ऐसी जटिल और रहस्यमय तरीके से लिखी गई है जिन्हें समझने में बड़े बड़े बुद्धिजीवी कई सालों से अपना दिमाग खपा रहे हैं, जिन्होंने अपनी रातों की नींद हराम कर दी बस उन किताबों के रहस्य को जानने के लिए कि आखिर जो भी इसमें लिखा है वो उसे इस तरीके से क्यों लिखा है और इन्हें लिखने वाले ने इसे इतना सटीक और आत्मविश्वास के साथ लिखा है कि आप इनका रहस्य जाने बिना रह नहीं सकते। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ दुनिया की उन 5 रहस्यमय किताबों के बारे में जो बहुत ही अजीब भाषाओं में लिखा हुआ है और उसे समझना नामुमकिन के बराबर है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि कुछ भी काम नामुमकिन नहीं होता। द कोडेक्स सेराफिनियंस एक किताब किसी व्यक्ति के दिमाग से निकले आइडियाज़ और सोच का सामूहिक प्रतिबंध होती है। जिस किताब के बारे में हम पहले बात कर रहे थे वह रहस्यमय इसलिए थी क्योंकि हम नहीं जानते उसे लिखने वाला कौन है। लेकिन कोडेक्स सेराफिनियंस इससे थोड़ी अलग है क्योंकि इसमें हमें यह पता है कि इसका राइटर कौन है, लेकिन फिर भी यह किताब बहुत ही वियर्ड है। ये भी ऐसे लैंग्वेज में लिखी हुई है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। किताब अजीबो-गरीबो जानवर और पेड़ पौधे के चरित्र भरी पड़ी है। इस किताब में कई तरह के अनुष्ठानों को करने की विधि बताई गई है। जब आप इसको ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि जैसे ये किताब किसी दूसरी दुनिया में लिखी गई है जो हमारी दुनिया से विचित्र है, लेकिन फिर भी हमारे तौर तरीके से परिचित है। इस किताब के लेखक का नाम लुगी सेरिफेना था, जो पेशे से एक आर्किटेक्ट और इंडस्ट्रियल डिज़ाइनर थे, और ऐसा लगता है कि उनकी ये किताब किसी तरह का आर्ट प्रोजेक्ट है जिसमें वो दर्शकों को बहुत ही नई दुनिया और उसके रियलिटी को परिचित कराना चाहते थे। हालांकि देखने में ये किताब बहुत साल पुरानी लगती है, लेकिन असलियत में इसे 1980 में लिखा गया था। द बुक ऑफ सोएगा सन 1500 में जॉन डी नाम के एक विद्वान, जो गणितज्ञ होने के साथ साथ इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ के साथ सहायक के रूप में काम करते थे, वो उस वक्त के बदलते दौर में चीज़ों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के साथ साथ काले जादू से सुपरस्टिशन पर भी विश्वास करते थे। ग्रह नक्षत्रों के अलावा जॉन डिक अदृश्य शक्तियों के से बात करने का काफ़ी शौक रखते थे। जॉन उस दौरान नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंग्लैंड को बनाना चाहते थे, लेकिन क्वीन एलिजाबेथ ने इसमें कोई रुचि नहीं दिखाई, इसलिए खुद ही अपने लिए लाइब्रेरी बना ली। उस लाइब्रेरी में 3000 से भी ज़्यादा बुक्स का कलेक्शन था। उनमें से कई किताब बहुत अजीब थी। उनमें से एक किताब के लिए जॉन हमेशा उत्सुक रहते थे। ये किताब थी द बुक ऑफ सोएगा। ये किताब 15वीं शताब्दी की थी, जिसमें जादू, अजीब मंत्र, तारों की गणना, शैतान और परियों के सिद्धांत के बारे में जानकारी दी हुई थी। चित्रों को अलग अलग तरह से बनाया गया था। कुछ वर्ड्स को उल्टा लिखा हुआ था, तो कई जगह इतना जटिल तरह से लिखा गया था कि उसे समझना बहुत कठिन लगता था। हालांकि फिर भी इस किताब को ट्रांसलेट किया जा सकता था, लेकिन केवल उन 36 पेजों को छोड़कर जिसमें 36 रोज़ और 36 कॉलम की टेबल बनी हुई थी, जो लगभग 46,000 लैटिन अक्षरों को एकत्र किया हुआ था। ये टेबल पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, यानी उनकी कोई सटीक श्रृंखला नहीं है। जॉन डी का मानना था कि ये 36 पेज की टेबल ही इस किताब को अनलॉक करने की चाबी है। ये सारे कोड हैं जिसकी मदद से यूरेल से बात कर सकते हैं। यूरेल जो एक अर्ग एंगल है, ये ईसाई धर्म के मान्यताओं में आता है और डी के मुताबिक
किताब उनसे बात करने का जरिया है। यूरियल का मानना था कि इस किताब को अब तक एक ही शख्स अनलॉक कर पाया है, वो है आर्कएंगल माइकल। यूरियल आर्कएंगल का ये भी मानना था कि उसके अलावा जो कोई भी इस किताब के कोड को ब्रेक करता है और इस किताब को पूरी तरह से पढ़ लेगा, वो 2 से 3 साल के अंदर मर जाएगा। जब जॉन डी इस शहर से दूर थे तो कुछ उपद्रवियों ने लाइब्रेरी को तोड़ दिया था। उसके बाद इस किताब को 500 साल तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन ये किताब दोबारा 1994 में ब्रिटिश लाइब्रेरी में नज़र आई। इत्तेफाक से ये वही लाइब्रेरी थी जो जॉन डी बनाना चाहते थे। उसके बाद कुछ क्रिप्टोलॉजी ने 36 पेज के कोड को ब्रेक करना शुरू कर दिया। सन 2006 में क्रिस्टियन के गणितज्ञ जीन रूइस ने इस कोड को ब्रेक करने का दावा किया। इस किताब के ट्रांसलेशन भी मौजूद है, जिन्हें आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। हालांकि इस किताब के कोड को ब्रेक करने वाला जीन रूइस अभी तक जिंदा है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को इस किताब को पढ़ने की सलाह नहीं दूंगा। वेवेंस गर्ल्स स्टोरी। सन 1971 में नेथर डानल नाम का व्यक्ति शिकागो के कस्बे का मकान मालिक था। उनका सबसे पुराना किराएदार, जिसकी तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो उस वक्त हॉस्पिटल में थे। उस व्यक्ति का नाम था हेनरी डसन। हेनरी 1938 में उन्हीं के घर में रहते थे। हेनरी उस वक्त एकांत जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो चर्च के अलावा उस घर के बाहर कहीं नहीं जाते थे। जब 1971 में नेथल अपने घर की सफाई करवाने के लिए अंदर दाखिल हुए तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत अचंभित हो गए। वहाँ पर हज़ारों के तादाद में लिखे हुए पेजेस और ड्राइंग पूरे कमरे में बिखरी हुई थी। इन सब को श्रृंखलाबद्ध तरीके से एकत्रित रखने पर एक किताब बन के तैयार हो गई। इस किताब का टाइटल था द स्टोरी ऑफ द विवन गर्ल्स इन व्हाट इज़ नोन एज द रियल्म्स ऑफ द अनरियल इन द गैडियन को-एंजेलियन वॉर स्टॉर्म काउज्ड बाय द चाइल्ड सेव रिबेलियन। ये किताब 15,145 पेजेस की थी, जिसमें 15 वॉल्यूम्स थे, जो हज़ारों चित्रों से भरी पड़ी थी। उनमें से कुछ हिल स्टेशन से जुड़े थे और लगभग 30 फीट लंबे थे। हेनरी ये पिक्चर्स उस वक्त के मैगजीन्स और न्यूज़पेपर में से काट कर लगाई थी। ये कार्डबोर्ड आर्ट स्टाइल उनके मरने के बाद बहुत प्रचलित हुई और कई लोग ने उनके इस आर्ट को फॉलो किया। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र मैथोलॉजी लिखी थी, जिसे लिखने में उन्हें 60 साल से भी ज़्यादा का समय लगा। उनकी मैथोलॉजी एक ऐसे प्लैनेट के बारे में थी जिसकी परिक्रमा पृथ्वी करती है और इस प्लैनेट को चंद्रमा की तरह दिखाया गया है। इस मैथोलॉजी के मुख्य किरदार 7 वेवेंस गर्ल्स हैं और जो आपस में बहनें हैं और रॉबर्ट वेवेंस नाम के ईसाई मुल्क एबियाना के शासक की बेटियां हैं, जो एक ऐसी सभ्यता के विरुद्ध विरोध कर रही हैं जो बच्चों को गुलाम बनाकर रखते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी किताब है और ऐसी किताब आज तक नहीं लिखी गई। आश्चर्य की बात यह है कि इतनी बड़ी किताब उस शख्स ने दुनिया से छुपाकर बहुत ही गुप्त तरीके से लिखा और दुनिया को उसके मरने के बाद ही पता चला। हेनरी के जानने वालों का मानना था कि हेनरी किसी मेंटल कंडीशन से गुजर रहे थे और इसी की वजह से उनकी जवानी के समय में उन्हें मेंटल असाइलम में भी कई दिनों तक रहना पड़ा था, लेकिन 1908 में वो वहाँ से फरार हो गए। कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है कि हेनरी को इस किताब को लिखने का जुनून तब शुरू हुआ था जब 1911 में एक दुर्घटना में एक 11 साल की बच्ची की जान चली गई थी, जिससे हेनरी के दिमाग पे बहुत बुरा असर पड़ा था और उस दिन के बाद से उसने खुद को दुनिया से अलग कर लिया और उसी दौरान उसने ये किताब लिखी होगी। द रूनिक कोडेक्स। सन 1838 में एक हंगेरियन प्रिंस जिनका नाम गुस्ताव बेथियोनी थी, उन्होंने अपनी बहुत पुरानी फैमिली लाइब्रेरी को हंगेरियन एकेडमी ऑफ साइंस को डोनेट कर दिया था। इतनी सारी किताबें में कुछ लीडर्स का ध्यान एक बहुत ही पुरानी किताबों पे पड़ी जो बहुत ही अजीब तरह की भाषा में लिखी हुई थी, जिसे समझना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने इस किताब में रुचि इसलिए दिखाई क्योंकि वहाँ एक और किताब थी जिसका नाम था द बुक ऑफ टेरर्स,
जो हंगेरियन लोगों की पुरानी हिस्ट्री के बारे में हिंट दे रहे थे। उन्हें लगा शायद इस किताब से उन्हें उस विचित्र भाषा को समझने में मदद मिलेगी, लेकिन वह नाकाम रहे। रोनिक कॉडेक्स पर खोजकर्ताओं ने बहुत ही स्टडी और डिबेट्स किए, लेकिन वह जितना ही इसकी गहराई में जानने की कोशिश करते वह उतना ही ज़्यादा रहस्यमयी होती जाती। 792 अलग अलग कैरेक्टर्स में लिखी गई किताब एक जटिल पहेली की तरह है। लोगों के इस पर अलग अलग मत है। कुछ रीडर्स का मानना है कि इसमें पुराने ज़माने के हंगेरियन, डेजियन, रोमेनियन और हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी ने काम नहीं किया। इसके कई सिंबल्स हज़ारों साल पहले गुफाओं में उकेरी गई आकृतियों से मेल खाती है। ये भी आज तक समझ नहीं आया है कि इस किताब को बाएं से दाएं की तरफ पढ़ा जाए या ऊपर से नीचे की ओर। इसके अंदर वन चित्र भी बहुत अजीब है, जिसे देखकर केवल यही अनुमान लगाया जाता है कि ये चिन्ह धार्मिक चिन्हों से संबंधित है, जिसमें बाइबल की प्रार्थनाओं, कहानियों और ब्लॉक्य समूह के लोग, जिन्हें 12वीं-11वीं शताब्दी में हंगेरियन लोगों के विरुद्ध लड़ते हुए दिखाया गया है। इस पर इतनी स्टडी करने के बाद भी आज तक ये नहीं पता चल सका कि ये किताब किसने और क्यों और कैसे लिखी है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट। इतिहास में जितनी स्टडीज़ इस किताब पर की गई है वो आज तक किसी भी किताब पर नहीं की गई। यह बुक 15वीं शताब्दी में वेलम यानी जानवरों के खाल से बने पन्नों पर लिखी गई थी। इस किताब को समझने की कोशिश 1655 से शुरू हुई। 1912 में इसे ऑफिशियली पब्लिश किया गया। इस किताब का नाम वॉइस ऑफ डीलर विल्फ्रेड माइकल वेंची के नाम पर रखा गया। उसी ने इस किताब को पब्लिश किया था। इसे लिखी गई हस्तलिपि 1404 से लेकर 1438 के बीच की है। उस वक्त इसे क्या सोचकर लिखा गया था, ये आज भी एक मिस्ट्री है। इस किताब की सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जैसे ही आपको लगता है कि आप इसे समझने में कामयाब हो गए हैं, अगले ही पल आप फिर से उसी जगह पर लौट आते हैं और आपको इसे समझने के लिए फिर से दिमाग लगाना पड़ता है। इस किताब में 240 पेजेस हैं और इसमें लिखी गई भाषा भी बहुत विचित्र है और इसमें बने भी चित्र आपके समझ के बाहर है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक बहुत ही जीनियस जापानीज कोड ब्रेकर ने इस किताब के लैंग्वेज को डिकोड करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामयाबी ही हाथ लगी। इस किताब में लिखे हुए अक्षर आपको इसके अलावा दुनिया में कहीं नहीं दिखाई देगी। इसमें कुछ अक्षर शब्दों के शुरू में ही दिखते हैं तो कुछ बीच से ही शुरू हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे लिखने वाले ने इसे बहुत ही स्मूथली और कॉन्फिडेंस के साथ लिखा है और यह सच में किसी तरह की लैंग्वेज हो सकती है। इसके साथ इसमें पेड़ पौधे के अजीबो-गरीबो चित्र बने हैं जो परिचित से लगते हैं, लेकिन इनकी संरचना बहुत ही विचित्र है। एक प्लांट की पत्तियां किसी दूसरे प्लांट से निकल रही है तो उनकी जड़ें किसी और प्लांट से। इसके अलावा फीमेल्स ड्राइंग के साथ कुछ ग्रह नक्षत्रों से संबंधित चित्र हैं। इसमें बने चित्र अपने आप में एक मिस्ट्री है, क्योंकि इसे लिखने में जिस स्याही का प्रयोग किया गया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है और कुछ विशेषज्ञ लोग ही इस तरह की स्याही का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया है कि यह किताब लियोनार्डो डा विंची ने अपनी जवानी के दिनों में लिखी होगी, लेकिन इससे रिलेटेड कोई भी सबूत नहीं मिला। ये सिर्फ एक संभावना थी। ग्रह नक्षत्रों और राशियों जड़ी बूटियों से दिखने वाले पेड़ पौधे के आधार पर यह भी माना जा रहा है कि यह किताब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लिखी होगी। क्या आप सभी ने कभी सोचा होगा कि इस तरह की भी किताबें हमारी दुनिया में हैं? आज हमारे वीडियोस में बहुत ही रहस्यमय किताबों के बारे में बात किए गए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।